वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके समक्ष TGT इंग्लिश फटाफट रिवीजन सीरीज 4। फ्रेंड आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है आज। वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाएं। लाइक शेयर करना आपके हाथ में है, कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है टू हुम आर बोथ गोनरिल एंड रेगन अट्रैक्टेड, यानी किससे दोनों गोनरिल और रेगन जो है अट्रैक्ट होते हैं वो है एडमंड। और एडमंड के बारे में बात करते हैं तो एडमंड जो है फ्रेंड ग्लूसेस्टर का बास्टार्ड सन है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सीधे किंग लियर का, ठीक है। किंग लियर की 3 बेटियां हैं, गोनरेल, रेगन और कॉर्डेलिया। तो गोनरेल सबसे बड़ी बेटी है, सेकेंड नंबर की रेगन है और नंबर 3 है कॉर्डेलिया। आपको बताया था किंग लियर की बात करते हैं तो 1605 के आसपास लिखा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। गोनरेल जो है ड्यूक ऑफ एल्बेनी से शादी की है, ठीक है, यानी उसका हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बेनी है। रेगन का जो हस्बैंड है वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल है। और 2 शूटर्स हैं कॉर्डेलिया के, एक है किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी, ठीक है। ये दोनों लोग शूटर्स हैं, प्रेमी हैं कॉर्डेलिया के। एडगर के बारे में मैं बता दूं तो एडगर जो है ग्लूसेस्टर का सन है और बास्टार्ड जो सन है वो एडमंड है ग्लूसेस्टर का, ठीक है। 1605 में किंग लियर लिखा गया था। एक ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। नंबर 2, विच वन ऑफ लियर्स डॉटर्स आर सेंट इनटू एग्जाइल, किसको वनवास भेज दिया जाता है वो है कॉर्डेलिया, यानी तीसरी बेटी किंग लियर की तीसरी बेटी को बाहर निकाल दिया जाता है। एडगर फाइट्स ड्यूएल विथ एडमंड। तो आपको बता दें कि किंग लियर में जो फाइट होता है ड्यूएल फाइट, ड्यूएल समय द्वंद्व युद्ध जिसे हम कहते हैं, एडमंड और एडगर के बीच होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ थीसियस फ्यूचर ब्राइड, ब्राइड माने होता है दुल्हन, ठीक है। तो थीसियस का जो फ्यूचर ब्राइड है वो कौन है, हिपोलिटा है, ठीक है, हिपोलिटा है। डन। नेक्स्ट है बात आपको बताते हैं थीसियस और हिपोलिटा की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो प्ले है मिडसमर नाइट्स ड्रीम है और मिडसमर नाइट ड्रीम का ये दोनों कैरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। हिपोलिटा यहाँ पर क्वीन ऑफ अमेजन्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु इज ग्लूसेस्टर्स इलिजिमेट सन, तो मैंने पहले ही बता दिया था बास्टार्ड सन या इलिजिमेट सन जो है एडमंड है, ठीक है, एडमंड। आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि कौन सा फ्लैग ग्लोब थिएटर में, कौन सा फ्लैग एडवर्टाइज द टाइप ऑफ कॉमेडी प्ले परफॉर्म्ड। तो आपको बताता हूँ वाइट जो फ्लैग होता है वो प्रचार करता है किसका, कि जो कॉमेडी परफॉर्म किया जा रहा है। यानी कॉमेडी, अगर झंडा, सफ़ेद झंडा अगर ग्लोब थिएटर पर लग जाए तो समझ जाइए कि कॉमेडी परफॉर्म किया जा रहा है। जबकि ब्लैक जो फ्लैग होगा, जो ब्लैक फ्लैग होगा ग्लोब थिएटर का, तो वो समझ लीजिएगा कि वो ट्रेजेडी परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेयर डू लिजेंडर एंड हर्मिया प्लान टू बी मैरिड। कह रहा है कि लिजेंडर और हर्मिया, आपको मैं बताना चाहूँगा लिजेंडर जो है फ्रेंड यहाँ पर जो है हर्मिया से प्यार करता है और लिजेंडर और हर्मिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हर्मिया के पीछे एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है डिमेट्रियस। डिमेट्रियस भी पड़ा हुआ है हर्मिया के पीछे। लेकिन एक और ख़ास बात है, हेलेना नाम की जो कैरेक्टर है वो डिमेट्रियस के पीछे पड़ी हुई है। इसीलिए हेलेना जो है डिमेट्रियस को क्या बोलते हैं, सॉरी बताते हैं, हाँ बताते हैं आपको, लिजेंडर, ठीक है। यानी लिजेंडर और हर्मिया को वो हेलेना कहती है कि लिजेंडर और हर्मिया दोनों क्या कर ले जाएं, इलोप कर ले जाएं। इलोप कर ले जाएं का मतलब यहाँ से निकल लें, ठीक है, भाग जाएं, ताकि हर्मिया नहीं रहेगी तो डायमेट्रियस जो है उसके ओर आकर्षित होगा। कुछ इस तरह की प्लानिंग करती है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। वेयर डू लिजेंडर एंड हर्मिया प्लान टू बी मैरिड, कहाँ प्लानिंग करते हैं, तो लिजेंडर के आंट के घर पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु टेल्स डेमेट्रियस दैट लिजेंडर एंड हर्मिया आर प्लानिंग टू इलोप। तो कौन बताता है डेमेट्रियस से, तो हेलेना बताती है कि लिजेंडर और हर्मिया जो है फ्रेंड क्या करने वाले हैं, भाग जाने वाले हैं, इलोप कर जाने वाले हैं। नंबर 10 है कि प्ले हैव बीन परफॉर्म बाय शेक्सपियर्स कंपनी एट द कोर्ट ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑन December 26, 1604। तो कह रहा है कि वो कौन सा प्ले था जो एट द कोर्ट ऑफ जेम्स फर्स्ट, यानी जेम्स फर्स्ट जो राजा थे उनके कोर्ट में 26 दिसंबर 1604 को परफॉर्म किया गया था। उस प्ले का नाम बताना है। तो उस प्ले का नाम है फ्रेंड मीजर फॉर मीजर, और मीजर फॉर मीजर जो है 1603 या 4 में लिखा गया था। एक डार्क कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। डन, बढ़ते हैं आगे।
कह रहे हैं कि रेड जो फ्लैग है फ्रेंड, अगर आपको पता चल जाए कि ग्लोब थिएटर पर जो फ्लैग है वो रेड है तो समझ लीजिए कि हिस्ट्री प्ले परफॉर्म किया जा रहा है। तो वाइट के लिए कॉमेडी, ब्लैक के लिए ट्रेजेडी और रेड के लिए हिस्ट्री प्लेस एडवर्टाइज करता है। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ फलस्टाफ्स फेवरेट लिटरेरी डिवाइस। तो कह रहा है कि जो फलस्टाफ है फ्रेंड, कैरेक्टर है, एक कॉमिक कैरेक्टर है, उसका जो लिटरेरी डिवाइस, फेवरेट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है दप्पन। ठीक है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेट्स वेयर शेक्सपियर सोनेट्स रिटेन। तो कह रहा है कि 1590 के दशक में शेक्सपियर के 154 सोनेट लिखे गए थे शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि येलो कलर ऑफ मालवोलियोज स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स का मतलब होता है मोजे। मालवोलियो के जो पीले कलर के मोजे हैं ना, डच ओलिविया एवोर, उससे एलोविया क्या करती है, बड़ा नफरत करती है। मतलब जो है जब भी मालवोलियो जो है येलो कलर के मोजे पहनता है तो वो उसे पसंद नहीं आता है ओलिविया को। और आपको बता दें ओलिविया जो कैरेक्टर है वो ट्वेल्थ नाइट की कैरेक्टर है। 1601 से 1602 के आसपास में लिखा जाता है ट्वेल्थ नाइट। इन एक्ट थर्ड सेज दैट फेस्टे इज अ वाइज फूल। तो कौन ऐसा बोलती है, वो बोलती है फ्रेंड वायला। वायला कहती है कि फेस्टे जो है एक वाइज फूल है। किस में बोलती है, तो एक्ट थर्ड में बोलती है, भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हु इज बिफूल्ड एंड पुट द डार्क रूम। किसे मूर्ख बनाया जाता है और एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है, वो मालवोलियो है। ठीक है, मालवोलियो है। मालवोलियो को लगता है कि ओलिविया उससे प्यार करती है। सेबेस्टियन एंड वायला आर फ्रॉम, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। सेबेस्टियन और वायला दोनों ट्विंस हैं, भाई बहन हैं, और आते हैं किस में, ट्वेल्थ नाइट में। और कह रहा है कि कहाँ से हैं, चूँकि ट्वेल्थ नाइट जो इलेरिया में क्या है सेट हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि सेबेस्टियन और वायला जो है मेसालिन से संबंध रखते हैं, मेसालिन। डन। विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स डज नॉट लव ओलिविया। तो आपको बता दें इस कैरेक्टर्स में से कौन ओलिविया कैरेक्टर जो है ओलिविया को प्यार नहीं करता, वो है फेबियन। ठीक है, ओलिविया से कौन प्यार नहीं करता है, वो है फेबियन। इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है कि थ्रू आउट द प्ले, यानी पूरे प्ले के दौरान फेस्टे प्रिटेंड्स टू बी एक्यूरेट। फेस्टे जो फूल है फ्रेंड, वो अपने आप को बहाना बना के रखता है कि वह एक क्यूरेट है। और क्यूरेट का मतलब होता है उप पादरी कह सकते हैं, ठीक है, या मेन पादरी का जो सहायक होता है उसे क्यूरेट कहते हैं। तो फेस्टे पूरा प्ले में वो अपने आप को बहाना बना के रखता है कि वो क्या है, क्यूरेट है। हाउ लॉन्ग डज ओलिविया प्लेस टू मॉर्न हर डेड ब्रदर। तो आपको बता दें वो लगभग 7 ईयर्स तक, करीबन 7 साल तक उसने मना कर दिया है कि वह किसी से नहीं मिलेगी, अपने मरे हुए भाई के शोक में वो रहेगी, समय बिताएगी 7 साल। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड, कह रहा है कि विच ऑफ दीज थिंग्स डज मालवोलियो आस्क फॉर व्हेन ही इज इम्प्रिजन्ड। कह रहा है जब उसे जेल में डाल दिया जाता है, काल कोठरी में उसे डाल दिया जाता है, तो क्या आस्क फॉर करता है, क्या मांगता है, तो ये पेन और इंक मांगता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ये जो कैरेक्टर है मालवोलियो वो ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। द कोरस ऑफ द एंडिंग सॉन्ग दैट फेस्टे सिंग्स इज। तो कह रहा है कि आपको बताता है, पूछ रहा है कि वो कौन सा अंतिम सॉन्ग है जिसको फेस्टे गाता है। उस सॉन्ग का नाम है द रैन रेंथ एवरी डे। द रैन रेंथ एवरी डे। आपको बताते हैं यह जो एक्ट 5th सीन 1 में यह लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। द रैन रेंथ एवरी डे अंतिम सॉन्ग माना जाता है, फेस्टे के द्वारा गाया गया है। नंबर 23 है हु स्टॉप्स द ड्यूएल बिटवीन सर एंटोनियो एंड वायला। तो आपको बता दें एंटोनियो है, और वो एंटोनियो वही है जो वायला के भाई यानी सेबेस्टियन के जीवन को बचाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हु स्टॉप्स द ड्यूएल बिटवीन सर एंड्रयू एंड वायला। वायला मतलब वायला किस रूप में थी, ध्यान रखिएगा, सेसेरियो के रूप में थी। तो सेसेरियो और सर एंड्रयू के बीच जो द्वंद्व युद्ध हो रहा था उसको कौन रुकवाता है, वो एंटोनियो रुकवाता है। ठीक है, डन। हु बिकम्स बियांकास म्यूजिक टीचर। देखिए अब हम लोग बात करते हैं ये टेमिंग ऑफ द श्रू के कैरेक्टर्स हैं। कह रहा है कि जो बियांका है ना, बियांका के जो म्यूजिक टीचर कौन बनता है, तो वो है होटेंसियो। ठीक है, होटेंसियो है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा टेमिंग ऑफ द श्रू के बारे में। फ्रेंड्स आपको बताता है 1590-91 के बीच लिखा गया था। पदुआ PADUA पदुआ में इसका सेटिंग है। बियांका जो है कैथरीना की बहन है और बैप्टिस्टा के दोनों बेटियां हैं, कह सकते हैं बियांका और कैथरीना बैप्टिस्टा की बेटियां हैं। आपको बता दें कि बियांका के बहुत सारे शूटर्स हैं, उसमें से होटेंसियो एक है। जैसे अगर बात करते हैं शूटर्स के बारे में तो ग्रेमियो एक है,
लुसेंसियो है और हॉर्टेंसियो है, 3 लोग हैं जो बियांका से प्यार करते हैं, जबकि कैथरीना की जो शादी है ना पेट्रुचियो जो है पेट्रुचियो से हो चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिस्गाइज्ड एज ए लुसेंसियो फॉर मोस्ट ऑफ द प्ले, तो कह रहे हैं कि लगभग पूरे प्ले के आसपास में लुसेंसियो जो है कौन था लुसेंसियो के रूप में, तो वो है ट्रेनियो। ट्रेनियो जो है लुसेंसियो के रूप में रहता है, किस प्ले में, टेमिंग ऑफ द श्रीव में। आगे नंबर 26 है, कह रहे हैं कि व्हाट इज क्रिस्टोफर स्लाई प्रोफेशन, तो इसमें एक कैरेक्टर है क्रिस्टोफर स्लाई और वो आपको बता दें एक शराबी ठठेर है, यानी ए ड्रंकन टिंकर है, इसको ध्यान में रखिएगा। और टिंकर का मतलब होता है ठठेर, ठीक है, शराबी ठठेर है कौन, क्रिस्टोफर स्लाई। उसका प्रोफेशन पूछ रहा है तो वो एक ठठेर है, किसमें, द टेमिंग ऑफ द श्रीव में। डन, बढ़ते हैं आगे। हु कन्विंसेस बियांका एंड लुसेंसियो टू इलोप, अब इसमें कह रहा है कि कौन लुसेंसियो और बियांका को कन्विंस करता है भाग जाने के लिए, तो वह है बिंड्रोला। क्या कौन है, बियोंडेला। बियोंडेला जो है वो ऐसा कहता है कि बियांका और लुसेंसियो क्या करें, भाग जाएं। नेक्स्ट है कि हु डज एग्री टू मैरी केट, तो आपको बताया था कैट उसी को बोलते हैं, कैट आपको पता होगा, कैट को कैथरीन ही बोलते हैं या कैथरीना बोलते हैं, कैथरीना। कैथरीना वही जो बियांका की सिस्टर है और उसी को हम शॉर्ट में केट भी कहते हैं। केट से शादी करने के लिए कौन एग्री होता है, तो वह है पेट्रुचियो, ठीक है। पेट्रुचियो जो है कैथरीना से शादी कर लेता है। नंबर नेक्स्ट है कि हाउ आर बियांका एंड केट रिलेटेड, अच्छा बियांका और केट कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, तो आप कह सकते हैं दे आर सिस्टर्स, ठीक है। वे क्या हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, डॉटर ऑफ बैप्टिस्टा। बाई प्रोफेशन टोरवाल्ड हेल्मर कौन है, तो वो एक लॉयर है, इसको ध्यान में रखिएगा। टोरवाल्ड हेल्मर जो है एक लॉयर है। होम डज हॉर्टेंसियो मैरी, अब आपको बता द शूटर किसका रहता है। अब देखिए बियांका से प्यार करता है लेकिन उसका म्यूजिक टीचर बन जाता है हॉर्टेंसियो, लेकिन फाइनली एक धनवान वीडो से, वीडो मतलब क्या होता है, जिसका पति मर जाता है, ठीक है ना, विधवा कहते हैं। एक धनवान विधवा से वो हॉर्टेंसियो जो है शादी कर लेता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कि अ डिवाइस शेक्सपियर यूज टू रिवील अ कैरेक्टर्स इनर मोस्ट थॉट, कह रहा है कि शेक्सपियर ने एक ऐसे डिवाइस का प्रयोग किया है जिसमें जो कैरेक्टर है ना अपने आंतरिक थॉट्स को क्या करता है, बोल देता है, निकाल देता है, वो है सॉलिलॉकी। क्या है, सॉलिलॉकी। ओ हेमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, फ्रेंड आपको बताया था हेमलेट्स क्या लाइन है, और आपको यह बात जानना चाहिए कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो हाइपरबोल है, ठीक है, हाइपर बोल है, क्योंकि बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि ओ हेमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, कि तुमने मेरे दिल को, मेरे हृदय को 2 भागों में काट दिया है। अब बताइए अगर किसी हृदय को 2 भाग काट दिया जाए तो क्या वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, तो कहने का मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, लेकिन लाइन किसके द्वारा बोला गया है, गर्ट्यूड के द्वारा बोला गया है, ठीक है, जो प्रिंस हेमलेट की माँ रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो 1595-96 के बीच लिखा गया था, वाज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नाइट ऑफ मिडसमर डे जून 4, इट इज़ सेड, तो आपको बताया था कि वो जो प्रत्येक साल प्रत्येक रात को मिडसमर जो डे होता है लगभग 4 जून को वो परफॉर्म किया जाता है, तो उस दिन क्या रहता है, तो सेंट जॉन्स डे की वजह से 4 जून को हमेशा वो परफॉर्म किया जाता रहा है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओ हेल टू चूज लव बाई अनदर आइज, ये 35 है, कह रहा है कि ये लाइन आपको बता दें, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें हरमिया जो है क्या है, हरमिया का कैरेक्टर है। हरमिया बोलती है कि ओ हेल, हेल माने होता है नरक, हे नरक, टू चूज लव बाय अनदर आई, यानी प्यार को चुनना, प्यार को चुनना कैसे, दूसरी आंखों से चुनना, ठीक है, दूसरी आंखों के द्वारा चुनना, हरमिया के द्वारा बोला गया है मिडसमर नाइट ड्रीम में। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट में सीन है, डेथ है, इटीसी, बट एगोनी नहीं है, ठीक है, एगोनी, हाँ एगोनी नहीं है, तो एगोनी जो है कैरेक्टर नहीं है पैराडाइज लास्ट का। विच एंजल, अब यहाँ से देख लीजिएगा 36 से हम लोग विलियम शेक्सपियर खत्म करके हम लोग जॉन मिल्टन की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच एंजल विल्ड्स ए लार्ज स्वॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रयोग करता है, एक लंबा सा, एक बड़ा सा तलवार प्रयोग करता है क्या युद्ध में, एंड उंड सैटर्न, और सैटर्न को घायल कर देता है, तो वो माइकल है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सैटर्न को घायल कर देता है उस बड़े से तलवार से, और कौन सा कैरेक्टर है, तो माइकल है।
विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक 11 एंड 12। तो कह रहा है कि बुक 11 और 12 में माइकल जो है एडम के फ्यूचर के बारे में बात करता है, बताता है, ठीक है, वो माइकल ही है जो सेटर को घायल किया था। हु लीड्स एडम एंड यू आउट ऑफ पैराडाइज। और एक चीज़ और यहाँ आपको जाना जरूरी है, पैराडाइज से एडम और यू को बाहर कौन लेकर जाता है, तो माइकल ही है, क्योंकि आपको बता दें ये गेटमैन रहता है स्वर्ग का जो गेट है ना, हेवन का जो गेट है वहाँ माइकल रहता है। तो यहाँ जो पैराडाइज से बाहर ले जाने का कार्य जो करता है वो माइकल ही करता है। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विथ एडम। एडम से कौन ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में बात करता है और बैटल ऑफ हेवन, हेवन मतलब जो स्वर्ग का जो युद्ध है उसके बारे में एडम से बात करता है। फ्रेंड आपको बता दें वो राफेल है, राफेल जो है वो बात करता है एडम से कॉस्मोलॉजी और बैटल ऑफ हेवन के बारे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्गुइंग अगेंस्ट सैटर्न। तो वो हीरो के रूप में आता है जो सैटर्न के अगेंस्ट बहस करता है, वो है एब्डियल। कौन है? एब्डियल। नेक्स्ट, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स हु व्हाट डू द रेबल एंजल्स मेक। तो कह रहा है कि इस मतलब गॉड को हराने के लिए, ठीक है, और उसके एंजल्स को हराने के लिए एक ऐसा रेबल एंजल्स है जो क्या बनाता है, तो एक कैनन बनाता है। और कैनन का मतलब आपको बता दें हिंदी में उसे तोप कहते हैं, वह तोप का निर्माण करता है। मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ। तो आपको बता दें फ्लेचर का जो एक वर्क है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ, उससे बहुत ही प्रभावित रहे हैं कौन? मिल्टन साहब। इन हिज डॉक्ट्राइन होगा, डॉक्ट्राइन एंड डिसिपल ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन मिल्टन रेपुडेट्स। रेपुडेट्स का मतलब अस्वीकारता है, किसको अस्वीकारता है? मैरिज में, ठीक है। यानी दो वर्क हैं आपको बता दें, एक तो आपको बता दें डॉक्ट्राइन एंड डिसिपल ऑफ डिवोर्स है और दूसरा है टेट्राकॉर्डन। ये दोनों वर्क्स में मिल्टन जो है शादी को अस्वीकार करते हैं। विच पोएम डील्स विथ सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। तो आपको बता दें जहाँ ही सैटन का टेम्पटेशन और क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस आ जाए वहाँ पैराडाइज रिगेंड की हम बात करते हैं और 1671 की भी बात कर सकते हैं। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ द फॉलन एंजल। फॉलन एंजल में सबसे लास्ट में बेलियाल आया था, इसको भी ध्यान में रखना होगा। मोलोच इज़ द होरिड किंग बिस्मियर्ड विथ ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो कह रहा है कि मानव के बलिदान का जो ब्लड है ना वो मिला दे रहा है कौन? मोलोच, ऐसा मिसमियर्ड कर दे रहा है। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज ऑन शेक्सपियर, जो 1630 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आर्काडेस आपको बताया था एक मास्क है, 1632 में लिखा गया था और कह रहा है कि आर्काडेस वाज परफॉर्म्ड 4 मई 1634। अब परफॉर्मेंस की बात हो रहा है, ये तो लिखने की बात है। तो कह रहा है कि 4 मई 1634 में आर्काडेस परफॉर्म किया गया था, जबकि कोमोस जो है 29 सितंबर 1634 में परफॉर्म किया गया था। हम आपको बताते हैं दोनों मास्क हैं, एक लिखा गया था 1632 में जिसे हम आर्काडेस कहते हैं और एक लिखा गया था 1634 में जिसे हम कोमोस कहते हैं। आपको बता दें दोनों जो मास्क हैं वो 1634 में परफॉर्म किए गए थे। नंबर नेक्स्ट है कि इन अप्रैल 1637 हिज मदर सरा जेफरी डाइड। 1637 में उनकी माता जी का देहांत हो गया था जिनका नाम था सरा जेफरी। और 10 साल बाद 1647 में उनके पिता यानी जॉन जो मिल्टन थे उनका डेथ हो गया था 1647 में। आई होप 1637 और 1647 आपको ध्यान में रहेगा, इसलिए मैं यहाँ बताने का कोशिश किया हूँ। इन जुलाई 1639 मिल्टन कंपोज द पोएम एपिटाफियम डेमोनिस। तो आपको बता दें पोएम तो था लेकिन पोएम में एलजी फॉर्मेट में था, एपिटाफियम डेमोनिस। 1639 में इनके एक मित्र थे चार्ल्स डियोडाटी, उनके डेथ पर यह एलजी लिखा गया था एपिटाफियम डेमोनिस, ठीक है। एडवर्ड किंग के बारे में आपको पता होगा, 1637 में लिखा गया था, एक मोनोडी है एडवर्ड किंग के डेथ पर, लेसिडस। इन 1647 हिज फादर जॉन डाइड। आपको बता दें यहाँ बोला जा रहा है, जैसे मैंने बोला है 1637 में उनकी माता जी का देहांत हो गया था, जबकि 1647 में उनके पिताजी का देहांत हो गया।
विच प्ले राइट डज मिल्टन रेफरेंस इन एल एलेग्रो। तो आपको बता दें एल एलेग्रो में ही मिल्टन साहब ने शेक्सपियर को आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड बोला है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। हमने पढ़ा है कि मिल्टन साहब आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर किसने बोला है, तो मिल्टन साहब ने बोला है, लेकिन किस वर्क में बोला है, वो है एल एलेग्रो। ठीक है, एल एलेग्रो। ठीक है, एल एलेग्रो की अगर बात करते हैं या एल पेंसरोसो की बात करते हैं तो ये दोनों म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं और दोनों एक दूसरे के कंपनियन हैं और 1631 में लिखा गया है फ्रेंड, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इन एल एलेग्रो द प्रोटोगोनिस्ट इज मर्द एंड द एंटागोनिस्ट इज मिलंकली। तो आपको बता दें इसमें जो हीरो है वो मर्द है और एंटागोनिस्ट इसमें जो है, जो विलन है वो मिलंकली है। अब मर्द का मतलब यहाँ खुशियाँ प्रसन्नता से है और मिलंकली का मतलब यहाँ सारो दुख से है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। विच बर्ड सिंग्स इन एल एलेग्रो। एल एलेग्रो में जो वो कौन से ऐसा पक्षी है जो गाता है, वो है लार्क। ठीक है, लार्क पक्षी। विच इमेज अपीयर्स इन एल एलेग्रो। तो एल एलेग्रो में कौन सी ऐसी छवि है जो उपस्थित होती है, प्रकट होती है, वो है टावर। क्या है, टावर। अर्काडेस जो 1632 में लिखा गया था कोमुस है, वो आर रिटेन इन ऑनर ऑफ काउंटेस डोवागर ऑफ डर्बी। क्योंकि अर्ला ब्रिजवाटर सबको पता होगा, अर्ला ब्रिजवाटर कोमुस जो लिखा गया था अर्ला ब्रिजवाटर के सम्मान में लिखा गया था, जबकि अर्काडेस जो है किसके सम्मान में, काउंटेस ऑफ डोवागर ऑफ डर्बी के सम्मान में। तो दोनों ध्यान रखिएगा, अर्ला ब्रिजवाटर कोमुस और काउंटेस डोवागर ऑफ डर्बी जो है अर्काडेस लिखा गया था, ये इनके सम्मान में और कोमुस जो है इनके सम्मान में। बढ़िए आगे। Who was the composer of the music for the songs of Comus। तो आपको बता दें जो कोमुस में सॉन्ग्स है ना, हेनरी लॉवेस ने लिखा है, हेनरी लॉवेस ने उस सॉन्ग को लिखा है जो कोमुस में शामिल है। What is the name of the river nymph in Comus। तो कोमुस में एक नदी है जिसका नाम है सबरीना। क्या है, सबरीना। 1634 में लिखा गया था और परफॉर्म किया गया था। Edward King, a friend of Milton's at Cambridge, who drowned when his ship sank in the Irish Sea off the coast। फ्रेंड आपको बता दें 1637 में उनके फ्रेंड जो एडवर्ड किंग थे वो आयरिश सी में डूब गए थे और डूबने से मौत हो गया था। और कब हुआ था, तो अगस्त 1637 में। और 1637 में ही इनके डेथ पर उन्होंने एक एलजी लिखा था, मोनोडी लिखा था, जिसका नाम है लेसिडस। ठीक है, लेसिडस। Who disliked the poem Lycidas for its artificiality। तो मैंने कल के वीडियो में मैंने बोला था कि डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन साहब ने आर्टिफिशियलिटीज़ को लेकर के लेसिडस को क्या किया था, डिसलाइक करते हैं, आलोचना किए थे कि यह बिल्कुल बनावटी टाइप का लगता है। जबकि वहीं पैराडाइज लास्ट को उसके स्ट्रक्चर को लेकर के, एपिक परफॉर्मेंस को देख करके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देख करके बड़ा प्रशंसा करते हैं डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, पैराडाइज लास्ट को, वहीं लेसिडस को डिसलाइक करते हैं। इन द फॉलोइंग लाइन नेक्स्ट कैमुस, कैमुस ध्यान रखिए कोमुस नहीं कैमुस है, रिवरेंड सायर, द वर्ड कैमुस स्टैंड फॉर। तो ये लाइन आपको बता दें, ये लाइन है नेक्स्ट कैमुस रिवरेंड सायर। इसमें पूछ रहा है कि कैमुस क्या है, तो कैमुस का मतलब है रिवर कैम है, और रिवर कैम वही रिवर कैम है जहाँ पर जिसके किनारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या है, सिचुएटेड है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर हुम जॉन मिल्टन क्रिटिसाइजेज बाय यूजिंग द फ्रेज ब्लाइंड माउथ्स। आपको बता दें जो करप्ट क्लर्जीमैन थे, जो भ्रष्ट पादरी थे ना, उन पादरियों के लिए मिल्टन साहब ब्लाइंड माउथ्स का यूज करके उनकी आलोचना करते हैं। नंबर नेक्स्ट है द हंग्री शिप। हंग्री शिप भी एक फ्रेज है और यह बोला गया है कि इसको इन द पोयम लेसिडस। लेसिडस में यह लाइन बोला गया था, हंग्री शिप स्टैंड्स फॉर नेग्लेक्टेड पीपल। किसको, हंग्री शिप किसको बोला गया है, उन तिरस्कृत किए गए, ठीक है, नेग्लेक्टेड पीपल को कहा गया है, हु रियली नीड स्पिरिचुअल गाइडेंस, जिसको बहुत ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को मिल्टन साहब लेसिडस में द हंग्री शिप बोला है। आई फेल, अब देखिए 65 तक, इसके पहले आपको बता दें 35 तक विलियम शेक्सपियर थे और 65 तक जॉन मिल्टन थे। अब चलते हैं कुछ हम लोग वकैब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच है आपके समक्ष, कह रहा है कि 66 आई फेल, मैं गिर गया, आई फेंट, मैं मूर्छित हो गया, आई डाई, और फाइनली मैं मर गया। तो ये क्लाइमैक्स है। ठीक है, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स डन। द मून इज सॉरी द मैन इज नो फूल, नो फूल, यानी देखिए लिटोटेस है, लिटोटेस में हमेशा निगेटिविटी की बात करते हैं और कह रहे हैं कि आदमी जो है ना मूर्ख नहीं है, अर्थात चालाक है।
आदमी जो है बहुत ही चालाक है, लिटोटेस फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब देखिए स्लीपलेस नाइट से ही पता चल रहा है स्लीपलेस नाइट नहीं है बल्कि स्लीपलेस वह व्यक्ति है, ही को हम स्लीपलेस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट जो फिगर ऑफ स्पीच है हो जाएगा। 69 की बात कर लेते हैं। फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। कह रहा है कि जो मूर्ख होते हैं ना वहाँ झपक जाते हैं जहाँ पर जो एंजल्स होते हैं टहलने से डरते हैं। एपिग्राम है, इसे हम चुटकुला कह सकते हैं, यानी मूर्ख वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर एंजल्स जो हैं चलने से डरते हैं। नेक्स्ट है कि स्पीच इज सिल्वर, यानी जो लेक्चर होता है वो यानी बात करना होता है वो सिल्वर होता है, और चुप्पी जो है सुनहरा होता है, गोल्डन होता है। जब बात इस तरह का है तो आप समझ लीजिएगा एंटीथेसिस है फिगर ऑफ स्पीच। अब कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लेते हैं। हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो आपको बता दें पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है फ्रेंड वो लिखा गया है जॉन बनियान के द्वारा, ठीक है, जॉन बनियान के द्वारा। हु रोट 20th सेंचुरी व्यूज़, ये भी ध्यान रखिएगा 20th सेंचुरी व्यूज़ जो है M.H. अब्राम्स ने लिखा है, M.H. अब्राम्स ने लिखा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हु रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज़ लिखे हैं पाल्मर डीजे ने, इसको भी ध्यान में रखिएगा। व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द अगस्टन एज। तो अगस्टन एज को आपको बता दें 18th सेंचुरी के अर्ली वाले हिस्से को, ठीक है, अर्ली 18th सेंचुरी को हम अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। इन विच ऑफ सा बोले तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीवी शॉ का जो कौन सा प्ले है जिसमें चॉकलेट क्रीम हीरो अपीयर होता है। तो आपको पता है सर्जियन सरेनाफ, ब्लंसली, लूका, जो आर्म्स एंड द मैन की हम बात कर रहे हैं, जो जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है, और शायद 1894 में पब्लिश होता है आर्म्स द मैन, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्लम्सबरी ग्रुप। तो ब्लम्सबरी ग्रुप के जो फाउंडर हैं और वो है वर्जीनिया वुल्फ। कौन है? वर्जीनिया वुल्फ। हु इनिशिएटेड द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म। किसने पहल किया था न्यू क्रिटिसिज्म का? वो है डेविड डचेस ने, डेविड डचेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पेरिपेसिया। तो पेरिपेसिया का मतलब पूछ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। तो कह रहे हैं कि हीरो जो होता है उसके भाग्य में परिवर्तन, यानी बुरे से कहाँ से नहीं अच्छे से बुरे की ओर, उसे हम पेरिपेसिया यानी बैक मारते हैं, यानी कहाँ से अच्छे से हम बुरे की ओर वो चला जाता है हीरो, उसका भाग्य, तो वो पेरिपेसिया कहलाता है। पोइट्री वाज जनरली रिटेन इन पोएटिक डिक्शन। तो पोइट्री जो है नॉर्मली पोएटिक डिक्शन में लिखा जाता है। ये किसके द्वारा? द न्यू क्लासिकल पोएट्स की चर्चा यहाँ कर रहा है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट सेक। तो ध्यान में रखिएगा ये आर्ट ऑफ आर्ट्स सेक है तो वाल्टर पेटर हो जाएंगे। हु गेव द कॉन्सेप्ट आर्ट फॉर लाइफ सेक। देखिएगा आर्ट फॉर आर्ट सेक था, ये आर्ट फॉर लाइफ सेक है मैथ्यू आर्नोल्ड। Who said, for art's sake alone, I would not face the toil of writing a single sentence। कह रहे हैं कि जो कला की खातिर मैं अकेले लिखने में एक सिंगल सेंटेंस लिखने में मैं कभी की भी कोशिश टॉयल मतलब होता है परिश्रम या कठिन मेहनत नहीं करूँगा। जीवी शॉ के द्वारा लाइन लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। इस लाइन को मैं पुनः पढ़ रहा हूँ कि फॉर आर्ट्स सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। इन हुज ओपिनियन पोइट्री इज़ द मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो जहाँ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की बात आ जाए वहाँ टी.एस. एलियट साहब आ जाएंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स की चर्चा कर रहा है कि ब्लैंक वर्स है जब मीटर, इसके पास मीटर होता है लेकिन राइमिंग नहीं होती है। द इन्वेंशन ऑफ द जनरा द इकोलॉग्स। तो द इकोलॉग्स जिसे हम पेस्टोरल पोइट्री के नाम से जानते हैं, किसने इन्वेंट किया था? तो अलेक्जेंडर बर्कले ने किया था, अलेक्जेंडर बर्कले ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अब 85 कंप्लीट, 86 की बात करते हैं और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है क्या? जॉन गाल्सवर्दी कह रहा है कि बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी। इसे जला दो, मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा, मैं बहुत आपका भारी रहूँगा। अबाउट विच गाल्सवर्दी टॉक हियर। किसके बारे में यहाँ पर गाल्सवर्दी बात कर रहे हैं? वो एक वर्क है इनका फ्रॉम द फोर विंड्स, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1897 में पब्लिश होता है। जॉन सिन जॉन के नाम से लिखा गया एक वर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन
प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजरी, यानी प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजरी पर मॉडर्न पब्लिसिटी का जो प्रभाव है उसका एनालिसिस क्या करता है। तो 1000 एक वर्क है 1000, वो आया था फ्रेंड 1925 में पब्लिश होता है बाई जॉन गाल्सवर्दी। विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरी इन होटल, कह रहे हैं कि होटल के विभिन्न प्रकार के जो मंजिल होते हैं उसमें उसके भाग्य का कंट्रास्ट दिखाया जाता है, वो है द रूफ। और रूफ जो आया था वो आया था 1931 में, यानी 1931 में। इन द प्ले जॉय, जॉय 1907 में आया था, 1907 में। जॉय अ गर्ल हु इज़ अ सीनियर, अब देखिएगा, अब उसमें प्ले जॉय में एक लड़की है हु इज सीनियर बाई 3 years, लव जॉय ऑफ 17, 17 साल के, ठीक है, लड़के से, यानी लड़का का नाम है जॉय, लड़के से वह लड़की जो है प्यार करती है जो उससे 3 साल, कितना 3 साल उससे बड़ी है, ठीक है। उस लड़की का नाम पूछ रहा है, तो डिक मर्टन है, इसको ध्यान में रखिएगा, लड़की का नाम डिक मर्टन है और लड़का जो है वो जॉय है जो 3 साल, ठीक है, वो लड़की जॉय से बड़ी है, तो डिक मर्टन। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं कहीं जॉय को गर्ल बताया गया है और जबकि डिक मर्टन को लड़का बताया गया है। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है कई किताबों में, तो डिक मर्टन जो है वो लड़की है और जॉय जो है लड़का है। डन, लड़का 17 साल का है, ठीक है, और डिक मर्टन उससे 3 साल सीनियर है। कॉलोनियल होप्स अपीयर इन जॉय, तो 1907 में पब्लिश होता है, एक ड्रामा है कॉलोनियल होप, उसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है, वह जॉय में अपीयर होता है। जॉन वाइल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन, वेयर डज ही अपीयर, तो जॉन वाइल्डर जो हैं फैमिली मैन में अपीयर होते हैं, ठीक है, और फैमिली मैन जो है फाइनली 1904 में पब्लिश होता है। हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स फ्रेंड आपको बता दें आया था 1906 में, 1906 में सिल्वर बॉक्स में जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो स्नो है। कौन है? स्नो है। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर 2 men मीट द बेटर मैन विल रूल, ये एंथोनी की लाइन है, ठीक है, स्ट्राइप। और स्ट्राइप की अगर बात करते हैं तो 1909 में पब्लिश होता है और कह रहा है कि देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस, एक घर में सिर्फ एक ही मालिक होता है, वेयर 2 men मीट, और जहाँ 2 लोग मिलते हैं, द बेटर मैन विल बी रूल, और जो उसमें दोनों व्यक्ति में सबसे बढ़िया जो होता है वह घर पर शासन करता है। एंथोनी के द्वारा बोला गया फ्रेंड, और एंथोनी जो है टिनार्था जो टीन प्लेट वर्क है ना उसका चेयरमैन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विच प्ले मेड ए ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट, कह रहा है कि खलबली, एक सनसनी पैदा कर दिया था, खलबली मचा दिया था पार्लियामेंट में ऑफिशियल सर्कल अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी, तो वह था जस्टिस 1910, ठीक है, 1910। गाल्सवर्दीज रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो जब आया था फॉरसाइट सागा 1922 में, तब उनका रेपुटेशन बढ़ गया था एज ए नॉवलिस्ट। वर्ड्सवर्थ कंपोजेस, अब बात कर लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ कंपोजेस द लास्ट स्टेंजा फर्स्ट, यानी एक ऐसा पोयम है इनका कि लास्ट स्टेंजा को सबसे पहले कंपोज करते हैं, वो है वी आर 7, ठीक है। वी आर 7 एक ऐसा पोयम है जिसका लास्ट स्टेंजा जो है फ्रेंड सबसे पहले कंपोज करते हैं कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। हाउ मेनी स्टेंजा आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, तो आपको बता दें एक ऐसा पोयम है, बैलेड टाइप का है पोयम, जिसमें मात्र 2 ही क्या हैं, 2 ही स्टेंजा हैं। बैलेड मान सकते हैं, ये बैलेड है, 4 लाइन का एक स्टेंजा है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे हम लीच गैदरर के नाम से जानते हैं, आपको बता दें जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है वो 1802 में कंपोज किया गया था और फाइनली 1807 में पब्लिश होता है, ठीक है। द पोयम म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी जो है 1821 में पब्लिश होता है। म्यूटेबिलिटी एक वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया पोयम है। वी आर प्रेस्ड विथ हैवी लॉ, आपको बता दें ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी आर प्रेस्ड विथ हैवी लॉ, हम दबा दिए जाते हैं एक भारी कानून से। कह रहा है कि ये लाइन कहाँ अपीयर होता है? द फाउंटेन, आपको बता दें द फाउंटेन जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। और एक और पोयम है द फाउंटेन जो जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, कह रहा है कि समुद्र जो है अपने सीने को खोल करके समुद्र के सामने रख देता है। ये लाइन जो है द वर्ड इज़ टू मच विथ अस से लिया गया है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो इसमें पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट है कि टू ए स्काईलार्क,
to a Skylark is Wordsworth's poem written in 1825 and published 1827। तो कह रहा है कि टू ए स्काईलार्क जो है फ्रेंड एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, 1825 में लिखा गया था, 1827 में पब्लिश होता है। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, तो कह रहा है कि सिर्फ एक ही लव सोनेट है, वो है व्हाई आर दाउ साइलेंट, व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा, लव सोनेट है। हर आइज एज स्टार ऑफ ट्विलाइट फेयर, उसकी आंखें जो हैं एक सुंदर स्टार की, चमकते हुए स्टार की तरह हैं। आपको बता दें दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम सी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट। ये पोएम जो है आपको बता दें सी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट जो है किसके लिए लिखा गया था, तो मैरी हचिंसन, उनकी पत्नी जो थी मैरी हचिंसन। इस पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है ना सी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट, तो मैरी हचिंसन ही है, ठीक है, मैरी हचिंसन। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विथ, तो बेसिकली जितना भी पोएम है तो वो हम्बल और रस्टिक लाइफ को ज़्यादा डील्स करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेजेस के बारे में। कह रहा है बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक। कह रहा है टू डू समथिंग बिफोर अ डेडलाइन, यानी दिए गए समय से पहले काम कर लेना, उसे बीट द क्लॉक कहते हैं। ये हम इडियम्स की बात कर रहे हैं साहब, इडियम, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बीट द क्लॉक था, ये बीट अ रिट्रीट है। बीट अ रिट्रीट का मतलब यह होता है टू विथड्रॉ फ्रॉम अ प्लेस वेरी क्विकली, यानी किसी स्थान से तेज़ी से बाहर निकलना बीट अ रिट्रीट कहलाता है। पेन विथ अ ब्रॉड ब्रश, पेन विथ अ ब्रॉड ब्रश, इसे कहते हैं डिस्क्राइब इन अ जनरल वे, सामान्य तरीके से वर्णन करना इसका अर्थ हो जाएगा। हैव ए बी इन योर बोनेट, यानी बोनेट पर एक क्या होना, मधुमक्खी होना। एन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता आसक्त हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना, लत लग जाना। स्टैंड इन अ गुड स्टीड, स्टैंड इन अ गुड स्टीड का मतलब होगा टू बी ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, यानी किसी के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी होना, उपयोगी एवं लाभकारी होना किसी के लिए, तो इसे कहते हैं स्टैंड इन गुड स्टीड, है ना इंपॉर्टेंट। स्लीप ऑफ द पेन, कलम का स्लिप करना। मेक ए मिस्टेक इन राइटिंग, ईजी है ये, ठीक है ना। स्लीप ऑफ द पेन का मतलब होगा लिखने में गलती करना। टू स्क्रू अप वंस करेज, किसी के करेज को स्क्रू अप करना, अर्थात इनकरेज करना, साहस बढ़ाना। बी इन द लाइमलाइट, लाइमलाइट में आना मतलब फेमस हो जाना, ठीक है, प्रसिद्धि पा लेना। प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है टू बिहेव इन एन एक्सग्रेटेड वे टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, यानी किसी अतिशयोक्ति तरह से, किसी इतने उतार चढ़ाव के तरह व्यवहार करना कि लोगों का जो अटेंशन है वो आपकी तरफ आ जाए। मतलब शांत माहौल में आदमी लगे चिल्लाने तो सभी लोग उसको निहारने लगेंगे, तो कुछ इस तरह का उसे बोलते हैं प्ले टू द गैलरी, ठीक है ना, प्ले टू द गैलरी, यानी ऐसे बिहेव करना कि सारे लोगों का अटेंशन आपकी तरफ हो जाए। अब बात कर लेते हैं एंटो और सीनो की, एंटो और सीनो। सबसे पहले सीनो की बात करते हैं। एक शब्द है स्लगिस, स्लगिस का मतलब होता है बड़ा ही इनएक्टिव, इंडोलेंट। इनएक्टिव मतलब बहुत ही नीरस कह सकते हैं, बहुत ही नीरस कह सकते हैं, और क्या असक्रिय कह सकते हैं। तो इसका एंटो हो जाएगा फास्ट और लेवली। फास्ट का मतलब बहुत ही तेज तर्रार, लेवली मतलब सजीव, ये निर्जीव भी हो सकता है। अगला शब्द है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है एब्जॉल्व फ्री, यानी स्वतंत्र, ठीक है, और निर्दोष टाइप का। इसमें आपको बता दें एंटोनिम जो हो जाएगा एक्यूज, किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम भी दोषारोपण करना। नेक्स्ट है कॉन्जेक्चर। कॉन्जेक्चर का मतलब होता है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष निकालना, गेस अनुमान लगाना। इसका एंटोनिम हो जाएगा फैक्ट और प्रूफ, अर्थात प्रूफ करना और फैक्चुअल चीज़ें बताना, तथ्य बताना। नेक्स्ट है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, हेडलेस मतलब जो ध्यान न दे, ठीक है, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा अटेंटिव, बहुत ही ध्यान देने वाला, केयरफुल बहुत ही सतर्क, परवाह करने वाला। नेबुलस, अगला जो शब्द है वो नेबुलस है। नेबुलस का मतलब होता है फ्रेंड ऑब्स्क्योर, यानी धुंधला, अनक्लियर और अस्पष्ट। अपरेंट माने होता है स्पष्ट, और ट्रांसपेरेंट माने साफ सुथरा, आर पर दिखाई देना।
मेंडिकेंट का मतलब होता है बेगर, मॉन्क। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिक्षुक, मॉन्क भिक्षा मांगने वाला, और इसका अपोजिट हो जाएगा रिच, वेल्दी, धनी। ठीक है, धनी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं OWS का। ये यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, एक छोटा सा बच्चा जो भी हाल ही में चलना शुरू किया है उसे टोडलर कहते हैं। जो ठुमुक ठुमुक करके छोटे बच्चे चलते हैं ना, उसे टोडलर बोलते हैं। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, जानवरों के चमड़े को साफ करने की कला और उसे सुरक्षित रखने की कला टैक्सीडर्मी कहलाता है। एन इम्पॉर्टेंट, टैक्सीडर्मी। एन ऑब्सेसिव डिजायर, यानी जुनूनी इच्छा, टू सेट फायर टू थिंग्स, यानी वस्तुओं को आग लगाने की जो जुनूनी इच्छा है ना, उसे पैरोमानिया कहते हैं साहब, पैरोमानिया। चलिए अब स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। दो स्पेलिंग है हमारे सामने, एक है डिसेंडेंट, एक है डिसेंडेंट, DESCEN है। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, वंशज, वंशज। और दूसरा है अनप्रिटेंटियस, अनप्रिटेंटियस का मतलब होता है सरल, आसान। ठीक है, सरल और आसान, अनप्रिटेंशियस। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।